कि हम लोगों ने जो भी पहले पढ़ा है उसका हल्का फुल्का रिवीजन हम लोग करेंगे 2 या 5 मिनट के अंदर, और उसके बाद जो है हम लोग आज की कक्षा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, अभी तक आप लोगों ने जो बात स्टार्ट की थी वो शुरू की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप लोगों ने क्लास को शुरू किया था। हल्का सा रिवाइज करवाऊंगा, 2 से 5 मिनट का रिवीजन रहेगा, उसके बाद मैं आज के टॉपिक पे आ जाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजा आएगा आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, और इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज। इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं, ये वर्ड ऐसा है इसलिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चार्ज का मतलब होता है आवेश, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। इसका मतलब यह है कि आपका जो आवेश है जिसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, उस आवेश का वेग कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो अगर किसी आवेश का वेग शून्य है, अगर कोई आवेश जो है वो रुका हुआ है और रुके हुए आवेश का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे हम लोग, उस शाखा को, उस ब्रांच को हम लोग जो है स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर आवेश के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हमने किए कि भाई जो आवेश है वो आवेश के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं। फटाफट करके उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला गुणधर्म ये था आवेश का कि आपका जो आवेश है वो एक ऐसा गुणधर्म है वस्तु का जो दो क्षेत्र उत्पन्न करने में उसकी मदद करता है। पहला क्षेत्र था विद्युत क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र था चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण वस्तु, और या फिर कहीं पे अगर ये दोनों क्षेत्र हैं तो उसको अनुभव करने के लिए भी आपको आवेश की आवश्यकता होती है। आवेश की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यहां तक भी हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, समझ रहे हैं बात को, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी भी कारण से अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो हम कहते हैं कि वस्तु के ऊपर धनावेश आया है, वस्तु आपकी धनावेशित हुई है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है धनावेश। और अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए, किसी भी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए किसी वस्तु के अंदर, तो हम उसको कहते हैं कि वहां वस्तु के ऊपर क्या आया है? ऋणावेश। बस हाँ, यहाँ पे एक मोटी मोटी बात हम लोगों ने ये सीखी थी सबने कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही वस्तु की आवेश की संकल्पना दी जाती है। इलेक्ट्रॉन ही है जो किसी वस्तु के आवेश के लिए उत्तरदायी है, प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन क्यों उत्तरदायी नहीं है? क्योंकि उनका एक तो द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखी थी कि वो नाभिक के अंदर बहुत मजबूत बल से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है नाभिकीय बल। यहां तक मोटी मोटी बात समझ में आती है सभी को? बढ़िया से, बहुत अच्छी बात। चलिए, उसके बाद आपने आवेश के बारे में जाना कि आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत आवेश का आपने पढ़ा कि आवेश किसी भी वस्तु में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो आप लोगों ने यहां से सीखा कि Q बराबर प्लस माइनस NE। इस फॉर्मूले के बारे में आपने जाना और इसको समझा, जहां Q वस्तु का आवेश है, N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। टेंटेड है, आगे हो समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुशी की बात। फिर आप लोगों ने ये जाना कि आप अगर किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है। उस द्रव्यमान में जो परिवर्तन है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा, डेल्टा M = प्लस माइनस NMA। ये आप लोगों ने जाना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि इसके बाद ये समझ में आता है कि हाँ, लॉजिकली जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता और कम होता है अगर अपन उसको आवेश देते हैं। ठीक है, जो भी बातें मैं बोल रहा हूं वो सारी बातें जो हैं आप लोगों को पहले मैं पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे अब। तो ठीक है, यहां तक रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है, बढ़िया समझ में आ गया है सबको, बहुत खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और है छोटा सा, वो पढ़ के फिर हम लोग हमारे टॉपिक पे आएंगे। आवेश के संरक्षण का नियम, है ना? आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का नियम, इसकी हेडिंग लगाएं सभी बच्चे। और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे बहुत एक्टिव हैं, क्लास के अंदर एकदम फुली एक्टिव रहते हैं, और इसीलिए मैं बच्चों को बार बार कहता हूं कि आप लोग जब भी क्लास में हो तो या तो अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर एक्टिव रहा करो, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों से क्या होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं और लिख करके तुरंत उसका अभ्यास भी कर लेते हैं। चलिए, तो बात यह है, हम आपके सामने एक छोटा सा केस रखने जा रहे हैं, उस केस के बारे में आप दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा।
आपको बहुत अच्छे से पता है कि सोडियम क्लोराइड, अब सारा फोकस मेरी तरफ कर दो, मैं बहुत खास बात बताने जा रहा हूं। सोडियम क्लोराइड याद है आप लोगों को? आप लोगों ने जब क्लास 10th में थे, मेरा बर्थडे नहीं है भैया आज, मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे 5 फरवरी को आता है, मेरा बर्थडे नहीं है आज, ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, बात यह है कि आवेश के संरक्षण के नियम को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेंगे अपन, उस पर ध्यान दीजिएगा। सोडियम क्लोराइड का निर्माण याद है आप लोगों को? सोडियम क्लोराइड के निर्माण में क्या होता है कि भाई Na अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि आपको आता है ऑलरेडी ये चीज। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2,8,1। तो ये चाहते हैं कि इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका दान हो जाए, और अगर एक इलेक्ट्रॉन का दान हो जाएगा तो इसका स्टेप पूरा हो जाएगा। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन के दान करने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है इनके अंदर, प्लस बढ़ जाता है, इसलिए इसके ऊपर आता है Na+। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्लोरीन। क्लोरीन क्यों ग्रहण करता है? क्लोरीन इसलिए ग्रहण करता है भैया क्योंकि 2,8,7 इन भाई साहब की स्थिति ऐसी है कि इनको अगर कोई आकर के बीच में एक इलेक्ट्रॉन दे जाए तो इनकी जिंदगी समझ जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेते हैं, और जब ये सोडियम से लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो क्या आता है इनके बीच में माइनस। और आप ये बात समझ सकते हैं कि Na+ और Cl- दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? NaCl का निर्माण करते हैं। तो अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ करके मैं नेट अभिक्रिया लिखना चाहूं, या इन दोनों प्रक्रम को जोड़ करके नेट प्रक्रम लिखना चाहूं, तो आपके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा, और आपका मेन चीज क्या बनेगी कि आपका जो Na+ है वो आपके Cl- से मिल रहा है, और क्या बना रहा है? NaCl बना रहा है। ये मोटी मोटा प्रक्रम है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? बढ़िया। अब इसको मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, तो एक लाइन में लिखने में ऐसे लिखा जाएगा कि Na+ जो है वो आपके Cl- से जुड़ रहा है भाई साहब, और क्या बना रहा है? NaCl बना रहा है। ये समझ में आता है कि Na+ आपके Cl- से मिल रहा है और NaCl बना रहा है। ठीक है, अब ये समझो, ये पूरा प्रोसेस एक बंद कमरे के अंदर हो रहा है। इस पूरे प्रक्रम के अंदर किसी ने भी बाहर से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब ना तो हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डाले, ना हमने इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब हमने इसको अलग छोड़ दिया एक कमरे के अंदर कि भाई तुमको जो करना है आपस में तुम करो। Na और Cl को हम लोगों ने अलग छोड़ दिया, तो Na ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दिया। ये उनके बीच के आंतरिक मामला है, मतलब बाहर से कोई इनको परेशान नहीं कर रहा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया हुई है, समझना बच्चों ध्यान से, मैं अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सही से कर रहा हूँ। ये जो प्रक्रिया हुई है, ये प्रक्रिया विलगित निकाय की प्रक्रिया है। विलगित निकाय। अब जो बच्चे थोड़ा बहुत 11th क्लास पढ़ करके आए उनको ये बात पता होगी, और जिनको नहीं पता है वो सुने। विलगित निकाय का मतलब होता है निकाय। निकाय का मतलब होता है इंग्लिश में सिस्टम, है ना? हम इस ब्रह्मांड के जितने भी हिस्से हैं, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है ना, उस ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा निकाय है, वो हमारा सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान सकता हूं कि भाई मैं अभी जितने बच्चे इस लाइव क्लास में बैठे हुए हैं वो सारे बच्चे, और ये कैमरा वैमरा ये सब जो है ये मेरा निकाय है, ये मेरा सिस्टम है, क्योंकि मैं इसी के अंदर अभी डील कर रहा हूँ। इस कमरे के बाहर क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कमरा है ये मेरा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा, निकाय हो जाएगा। इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है ना? मैं जब चुपचाप अपनी क्लास ले रहा हूं तो मैंने सबको बोल रखा है कि भाई कोई भी कमरे के अंदर नहीं आएगा, कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा, कोई मुझे आवाज नहीं लगाएगा, कोई मुझे फोन नहीं करेगा। तो मतलब बाहर के सिस्टम से, सॉरी बाहर की जो स्थिति है उससे मेरे इस सिस्टम को कोई मतलब नहीं है। तो मेरा जो सिस्टम है वो कहलाएगा विलगित निकाय। बाहर से कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जब Na+ Cl- से मिलकर के NaCl बनाता है तो बाहर से उनको परेशान करने वाला कोई नहीं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये आपका विलगित निकाय प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अच्छे से सब लोग फोकस करें यहाँ पर। हम दो स्थितियों पर विचार करते हैं। एक स्थिति हम लेके चलेंगे प्रक्रिया के पहले की, और एक स्थिति हम लेके चलेंगे प्रक्रिया के बाद की। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रक्रिया से पूर्व, प्रक्रिया से पूर्व, और यहां मैं लिख रहा हूं प्रक्रिया के पश्चात। अब आप इस बात पर ध्यान देना कि मैं किन किन चीजों के बारे में चेक करूंगा। मैं कुछ चीजों को चेक करूंगा प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेश या कुल धनावेश कितना। धनावेश शुरू करते हैं, कुल धनावेश कितना है।
आप लोग भी कमेंट सेक्शन में एक्टिव होकर के बता सकते हैं। मैं फटाफट से उन बच्चों के नाम लेना चाहूंगा जो क्लास में भी बैठे हुए हैं, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों को फील हो। फरमान हुसैन भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, संदीप है, रवि है क्लास के अंदर, गुरु है, गुड्डू है, हरिराम है, संदीप है, सोनू है ना, निशु वर्मा क्लास के अंदर है। बढ़िया, वेरी गुड बेटा, ऐसे एक्टिव रहो। तो कुल धनावेश की बात करते हैं। अब आप लोग मेरे साथ चेक करो, प्रक्रिया के पूर्व कुल धनावेश कितना है। कुल धनावेश समझ रहे हो ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज धनावेश। तो चेक करो, ये प्रक्रिया के पहले का हिस्सा है पूरा, और ये प्रक्रिया के बाद का हिस्सा है। तो अगर आप प्रक्रिया के पहले के हिस्से की बात करें तो आप कुल धनावेश को चेक करें, Na के ऊपर धनावेश है और वो भी कितना है 1। तो हम बोल सकते हैं कि प्रक्रिया के पूर्व जो कुल धनावेश है वो कितना है प्लस का 1। हम लोग रिलेटिव लिख रहे हैं, हम लोग आपेक्षिक आवेश लिख रहे हैं, तो हम लोग +1 -1 के फॉर्म में इस बात को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो मेरे साथ वापस देखो, कुल धनावेश, देखो शब्दों का चयन सही से करना है, चेक करना है कुल धनावेश मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज आपको चेक करना है प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के पश्चात। ये प्रक्रिया के पूर्व की स्थिति है और ये प्रक्रिया के पश्चात की स्थिति है। तो जब आप चेक करने जा रहे हो तो आपने देखा कि भाई प्रक्रिया के पूर्व Na+ के ऊपर एक प्लस है, इसका मतलब प्रक्रिया के पूर्व कुल धनावेश कितना है +1 है। प्रक्रिया के पश्चात आप चेक करने गए तो जो NaCl है उसके ऊपर तो मुझे कोई प्लस दिख नहीं रहा, इसका मतलब प्रक्रिया के पश्चात जो कुल धनावेश है वो कितना है 0 है। ठीक है, तो कुल धनावेश हम लोगों ने चेक कर लिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सेकंड चीज, मैं चेक करने जा रहा हूं कुल ऋणावेश। कुल ऋणावेश आप मुझे बताइए कि प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात कितना है, कैसा है, किस तरह से, बताओ। कुल ऋणावेश आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप खुद जवाब देंगे कि कुल ऋणावेश कितना है। तो ऋणावेश को चेक करते हैं। अगर मैं प्रक्रिया के पहले देखूं कुल ऋणावेश तो Cl के ऊपर -1 है, तो मैं बोल सकता हूं कि प्रक्रिया के पूर्व जो कुल ऋणावेश है उसकी संख्या -1 है। प्रक्रिया के पश्चात मुझे कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा, इसका मतलब प्रक्रिया के पश्चात जो है वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऋणावेश नहीं है, तो वो 0 होगा। बहुत अच्छे, कितने सारे बच्चों ने जवाब दिया, मन खुश हो जाता है देख करके जब हमारे बच्चे इस तरह से मेहनत करते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपन, थर्ड, कुल आवेशों की संख्या। कुल आवेशों की संख्या चेक करिए। देखो शब्द का चयन मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या पूछ रहा हूं ये आपके समझ में आना बहुत जरूरी है। कुल आवेशों की संख्या की मैं बात कर रहा हूं, तो चेक करेंगे बच्चों कुल आवेशों की संख्या कितनी। ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेशों की संख्या गिनने हैं आपको, आपको गिनने हैं, आवेश गिनने हैं। चलो गिनते हैं। प्रक्रिया के पहले कितने आवेश हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो आवेशों की संख्या नंबर ऑफ चार्जेस। आवेश का मान नहीं पूछ रहा है आपसे कोई, आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि बताओ कितना प्लस है कितना माइनस है, बस वो इतना पूछ रहा है कि ये बता दो कि आवेश है कितने, उनकी संख्या कितनी है। तो आप आराम से कर सकते हो, आप देख रहे हो एक प्लस है एक माइनस है, मतलब कुल आवेशों की संख्या कितनी है 2 है, तो प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेशों की संख्या 2 हमें दिखाई दे रही है। प्रक्रिया के पश्चात मुझे कोई आवेश नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रक्रिया के पश्चात आवेशों की संख्या कितनी है 0। ठीक है यहाँ तक, तो बहुत से बच्चों ने आंसर सही दिया है, मन खुश हो जाता है देख करके 2,0। ठीक है, अब आते हैं चौथी चीज पे। अब आपको बताना है कुल आवेश। कुल को इंग्लिश में नेट भी बोलते हैं, NET नेट है ना, तो कुल आवेश नेट चार्ज आपको बताना है। बताओ मुन्ना कुल आवेश कितना होगा, नेट आवेश कितना है, प्यार से करेंगे। देखो आप लोग जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया है कि आवेश में जब भी कुल की बात आती है, नेट की बात आती है, तो हम क्या करते हैं, हम आवेश का जितने भी आवेश हमारे पास हैं उन सबका बीज गणितीय योग करते हैं। बीज गणितीय योग का मतलब होता है अलजेब्रिक सम। तो हम बीज गणितीय योग करेंगे, हम अलजेब्रिक सम करेंगे। तो चेक करिए, प्रक्रिया के पूर्व हम आवेश जितने भी उनको जोड़ के देखेंगे, तो Na के ऊपर +1 आवेश है तो हमने लिखा +1। आवेशों को हमेशा उनके चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, ये बात मैंने पहली क्लासेस में, पिछली 2 क्लासेस में आपको बता रखी है, उम्मीद करता हूं आपको याद है। तो अपन ने सीख रखा है कि भाई Na के ऊपर +1 है तो +1 लिख दिया। अब ये प्लस जोड़ने को प्रदर्शित करता है, क्योंकि आपको कुल आवेश चाहिए तो आप जोड़ रहे हो। बाद में
प्रक्रिया के पहले Cl के ऊपर कितना आवेश है -1, तो दूसरा वाला आपका आवेश है -1। ध्यान रखें कि जब भी आप जोड़ रहे हैं साइन के साथ जोड़ें, क्योंकि आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। तो ये +1 और ये -1 कितना हो गया, 0। इसका मतलब नेट आवेश, अगर कुल आवेश की बात करें, दोनों आवेशों को जोड़े हम लोग प्रक्रिया के पूर्व, तो प्लस और माइनस को जोड़ने से आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक, अब अगर बहुत अच्छे बच्चों ने आंसर दिया है। और अगर प्रक्रिया के पश्चात बात करें, तो प्रक्रिया के पश्चात तो कोई आवेश दिख ही नहीं रहा वैसे भी NaCl के ऊपर, तो वहां पे नेट आवेश कितना है, 0 है। मेरी टीचिंग स्टाइल में मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूं कि बच्चा कंसेप्ट से शुरुआत करे, बच्चा चीजों को फील करे, रटे नहीं। तो आवेश संरक्षण की जो परिभाषा है ना, उस परिभाषा को समझाने के लिए एग्जांपल दिया गया था। अब ध्यान से आप सुनना, आपको परिभाषा चुटकी बजाते हुए समझ में आ जाएगी। देखिए, परिभाषा ये बोलती है कि विलगित निकाय की किसी भी प्रक्रिया में, सुनना ध्यान से, आ जाएगा समझ में, विलगित निकाय की किसी भी प्रक्रिया में प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश, आप चेक कर लें, कुल आवेश बराबर रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। यही है आपका आवेश संरक्षण का नियम। बहुत बड़ा नियम है, बहुत सिंपल नियम है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किसी भी विलगित निकाय की प्रक्रिया में प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात कौन सी चीज बराबर दिख रही है आपको, कुल नेट आवेश। तो यही आपका आवेश संरक्षण का नियम है। आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं चेक करूंगा भी कितने बच्चे एक्टिव हैं जो कमेंट सेक्शन में इस बात को लिख रहे हैं। बात ये है कि प्रक्रिया की आपको लैंग्वेज तो याद हो ही जाएगी ना, मैं बता रहा हूं इस तरह से कि विलगित निकाय की किसी भी प्रक्रिया में प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश, नेट आवेश बराबर रहता है, संरक्षित रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे साथ में एक नोट का पॉइंट है, वो नोट का पॉइंट भी नोट करें कि भाई कुल धनावेश देखो आप बराबर नहीं है, कुल ऋणावेश बराबर नहीं है, कुल आवेशों की संख्या भी बराबर नहीं है। तो कौन सी चीज बराबर होती है पता होना चाहिए। एग्जाम में मान लो आपसे पूछ लिया कि निम्न कथन सत्य है या असत्य बताइए, और कथन में लिख के दे दिया कि आवेश संरक्षण में कुल धनावेश बराबर रहता है। अब इस एग्जांपल से आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि सर ने ऐसा एग्जांपल दिया था जिसमें कुल धनावेश बराबर नहीं था। इसका मतलब यह है कि कुल धनावेश बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी क्या है, क्या चीजें जो बराबर होगी, हमेशा याद रखें, कुल आवेश बराबर होगा, कुल धनावेश, कुल ऋणावेश और आवेशों की संख्या बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। अंशुल ने लिखा है, सीमा ने लिखा है, संदीप ने लिखा है, मुस्कान ने लिखा है, वेरी गुड, करिश्मा ने लिखा है, बहुत अच्छे, बहुत ही, फरमान ने लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खुशी की बात। तो अब मैं इस परिभाषा को कंप्लीट करता हूं, उसके बाद हम टॉपिक को चेंज करेंगे। आवेश संरक्षण का नियम टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक में आपने जाना कि विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में, विलगित निकाय को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो विलगित निकाय की किसी भी प्रक्रिया में प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात जो है कुल आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। कुल धनावेश, कुल ऋणावेश और कुल आवेशों की संख्या संरक्षित हो भी सकती है और नहीं भी, इस पे कंपल्सरी वाली बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और अगर आप एप्लीकेशन में बाद में पढ़ने वाले हो, इसको एप्लीकेशन का कोई बच्चा पढ़ रहा है तो आपको इसकी पीडीएफ जो है तुरंत क्लास के बाद में जो है इसी लेक्चर की नीचे मिल जाएगी, तो वहां से भी आपको कुछ नोट करना हो तो कर सकते हो। इसके कलर नोट्स भी एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, इसलिए हम लोग बच्चों को बैच में ऐड करते हैं ताकि सही तरीके से उनको हमारे द्वारा दिए गए नोट्स जो है वो सही से प्राप्त हो सके और क्लासेस का रूटीन जो है वो सही चलता रहे। और जिन भी बच्चों ने बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर के ऊपर कॉल कीजिएगा 10 बजे बाद, आपको बताया जाएगा कैसे ऐड करना है। और अगर खुद से करना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, क्या आप घर बैठे क्लास 11 की एनसीईआरटी सिलेबस की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं और इंडिया के टॉप इंग्लिश और हिंदी। अब हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में अगले टॉपिक पे आते हैं जहां हम लोग बात करेंगे आवेशन के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लें आवेशन। आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, आवेशन। देखो आवेशन क्या होता है। जब भी हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं, सुनना ध्यान से, जब भी हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो किसी भी वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग आवेशन कहते हैं। समझ गए? किसी भी वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग आवेशन देते हैं। नोट करिए इस बात को कि किसी वस्तु को, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में
कॉपी में नोट करें, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी वस्तु को आवेश दे रहे हो तो जिस भी प्रक्रम से, जिस भी प्रोसेस से आप वस्तु को आवेश दे रहे हो उसे हम लोग जो है आवेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को हम लोग आवेशन कहते हैं। आवेशन के प्रकार की बात करते हैं। देखो, आवेशन के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, आप नोट करते चले साथ साथ कॉपी में या कमेंट सेक्शन में। पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन का मतलब यह है कि हम लोग टच करेंगे। संपर्क द्वारा आवेशन का मतलब संपर्क, संपर्क का मतलब होता है कि हम कांटेक्ट में लेकर के आ रहे हैं, हम चीजों को जोड़ रहे हैं आपस में, या हम चीजों को आपस में टच कर रहे हैं। तो जब टच कर रहे हो तो संपर्क द्वारा आवेशन है। दूसरा आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब है कि आप टच नहीं कर रहे हो, बिना टच किए आप वस्तु को आवेशित कर रहे हो। आज की कक्षा में हम लोग संपर्क द्वारा आवेशन को अच्छे से क्लियर करेंगे और अगली कक्षा में हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन से क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। संपर्क द्वारा आवेशन की फिर दो प्रकार आते हैं। पहला आता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा आता है चालन द्वारा आवेशन। नोट करें, इसमें दो प्रकार हो गए बच्चों। पहला प्रकार हो गया आपका घर्षण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में दो प्रकार हो गए, पहला हो गया घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा आपका हो गया चालन द्वारा आवेशन। इन दोनों के बारे में आज विस्तार में बात करेंगे और ये टॉपिक जो है ये अगली क्लास में कवर किया जाएगा। तो इस स्लाइड में आपने जाना कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। देखो, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ एक ही चीज को, ताकि आपको याद हो जाए। मेरा उद्देश्य यह है कि इस क्लास के बाद में जब आप लोग अपनी क्लास को खत्म करें और आप आंख बंद करके याद करने की कोशिश करें, तो पूरी क्लास की जो इमेज है वो आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है बच्चों, और मैं बेसिक पे बहुत ध्यान देता हूँ, इसलिए इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है ना वो बहुत बेसिक है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाए। जितने स्ट्रांग बेसिक आपके होंगे उतना ही जीवन में सक्सेसफुल आप बनोगे, ये बात मान के चलता हूँ। ठीक है, तो संपर्क द्वारा आवेशन को शुरू करते हैं। सभी बच्चे इस हेडिंग को लगा लें। इसमें संपर्क द्वारा आवेशन में सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं घर्षण द्वारा आवेशन, और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको कि प्रैक्टिकली घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो मजा तो बहुत आएगा, सुनिएगा ध्यान से। देखो, आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता है ना कि आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। सब लोग जानते हो ये बात। अगर किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो हम कहते हैं कि उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और उसके ऊपर प्लस आया है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ले ले अपने अंदर तो हम बोलते हैं कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है और उसके ऊपर माइनस आया है। ये बात मानते हो? अच्छे से मानते हो? ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या किया जाता है? घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ में रगड़ा जाता है, और घर्षण द्वारा आवेशन से ही पहचान हुई थी आवेश की। आप लोगों ने सर्दियों के अंदर पक्का ये चीज नोटिस की होगी कि कंबल के अंदर जब अपने आप पांव चलाते हो, हाथ चलाते हो, तो चिंगारियां निकलती हैं, चढ़ 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 चिंगारी निकलती है। या फिर आप झटक रहे होते हो, कंबल को समेट रहे होते हो, तो आपको चिंगारी जैसा फील होता है। वो सब जो हो रहा है ना, उसके अंदर आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ में रगड़ रहे हो। रगड़ना सिंपल शब्द है, देखो हिंदी शब्द है रगड़ना। उससे क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। रगड़ते हो, बहुत मजा आएगा समझने में। प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी, मस्त रहो, सुनो ध्यान से। जब आप एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु को रगड़ते हो तो रगड़ने से क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्टेप बाय स्टेप समझो। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण
फिर क्या होता है, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस वस्तु पर आता है प्लस, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर क्या आता है, माइनस, और इस प्रकार आपके आवेश का निर्माण होता है। प्रैक्टिकल बताओ, और बिना प्रैक्टिकल के क्या फील नहीं आता टॉपिक का। तो मैंने इसके प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा था, और वो प्रैक्टिकल वीडियो जो है वो मैंने पिछले लेक्चर्स में दिखाया भी था, तो मैं उसी को वापस से एक बार दिखाता हूं ताकि आप लोग सही से समझ सकें। देखना अभी मजा लेना चीज का, ठीक है। अब मैंने किस जगह कराया था प्रैक्टिकल, थोड़ा सा वो चेक कर लूं बस। हाँ ये रहा, आगे 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 बस यहाँ से शुरू। ध्यान से देखना, मजा बहुत आएगा और समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। देखो क्या हो रहा है, पहले वो समझो। ये मेरे हाथ में क्या है मैं आपको बता दूं। पहले मेरे हाथ के अंदर है सिंपल सा, आप लोगों ने कट्टा देखा है, कट्टा आटे का कट्टा होता है, अपना गेहूं का कट्टा होता है, व्हाइट कलर का जो कट्टा होता है। आज सब लोग ये करना एक्सपेरिमेंट, और सब लोग एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। बहुत मजा आएगा आपको। देखो क्या होता है, जो आटे का कट्टा है, मैं क्या किया, उस आटे के कट्टे के अंदर से जो धागा होता है सफेद वाला, जिससे वो कट्टा बना हुआ होता है, उस धागे को निकाल लिया और इस तरह से मैंने उसको एक साथ जोड़ दिया। तो आटे के कट्टे के साथ जो धागा है, जो जिससे आटे का कट्टा बना हुआ है, सफेद कलर का कट्टा होता है, वो सफेद पीला नीला जो भी हो, उसकी मैंने धारी निकाल ली, उसके अंदर से मैंने वो जो उसका धागा है वो निकाल लिया, और उसको निकाल करके मैंने साथ में ऊपर से गिठान बना करके जोड़ दिया। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब प्रैक्टिकल को समझना, मैंने क्या किया, उसको ऊपर से पकड़ लिया, ऊपर से पकड़ के मैंने उसके अंदर हाथ लगाया, और हाथ लगा के बार-बार ऐसे उसको एक ही दिशा के अंदर इस तरह से मैंने उसको झटका दिया। तो झटका देने पे क्या कर रहा था मैं, एक्चुअली मैं ये कर रहा था कि मैं अपने हाथ को उसके धागे के साथ में रगड़ रहा था। जब मैं, आप देखना अभी प्रैक्टिकल में, आप चेक करिए इसको कि इस प्रैक्टिकल में क्या हुआ है, ध्यान से देखना। ये देखो, मैं जोर तरीके से तेजी से एक ही दिशा के अंदर इस तरह से उसको रगड़ रहा था। अब आप समझना बात को कि क्या हो रहा है। जब मैं अपने हाथ से इसको ऐसे रगड़ रहा हूं तो यहाँ पे एक मस्त चीज देखने को मिलती है, घर्षण। और जब घर्षण होता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब मैं नहीं जानता कि कहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसलिए मैं अंदाज लगा लेता हूं आपके सामने। ये सही भी हो सकता है, गलत भी, इस पे आप ज्यादा कोट मत करना। पर बात यह है कि मैं ये मान लेता हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके मेरे हाथ के ऊपर आ गए। सही है। तो अगर यहाँ से इसको ऐसे रगड़ने से एक वस्तु को दूसरी वस्तु में जब रगड़ा जाता है, तो मान लेता हूं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके मेरे हाथ पे आ गए, तो जहां इलेक्ट्रॉन आए हैं उस हाथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये जो धारियां हैं, ये जो धागे हैं, इन धागों में से इलेक्ट्रॉन निकल करके आया है, तो इन धागों के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस डेवलप हो जाएगा। इतना खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है कि आप जब घर पे करोगे तो मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि आप इसमें दो चीजें सीखने वाले हो। कौन सी दो चीजें सीखने वाले हो? पहली बात, जब आपने इस तरह से धागे को रगड़ा था, हाथ को धागे के ऊपर रगड़ा था, तो धागे के ऊपर मान लेता हूं प्लस आया था, तो सभी धागों के ऊपर प्लस आ गया। तो जब सभी धागों के ऊपर प्लस आया तो प्लस और प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो सारे धागे एक दूसरे से दूर जाते हुए आपको नजर आएंगे। दूसरी बात, जो अपना हाथ था, अगर धागे के ऊपर प्लस आया है, मान लिया मैंने ऐसा, तो अगर धागे के ऊपर मेरी 5 उंगलियां बना दी मैंने, कोई बात नहीं, ऋतिक रोशन वाली बात है, तो हुआ क्या, एक मिनट सब, तो हुआ क्या कि आपके धागे पर अगर प्लस आया है तो हाथ के ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये धागा जो है वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ की तरफ आकर्षित होता हुआ आपको नजर आएगा। ध्यान से देखो इस एक्सपेरिमेंट में। जब मैंने इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था इनिशियली, तो उस समय आपको मैं हल्का सा बैक लेके चलता हूँ, हल्का सा देखना, हल्का सा बैक लेके चलता हूँ, ठीक है। तो जब अपन देखते हैं, क्या समझते हैं अपन, अभी आपको दिखाई देगा कि जब स्टार्टिंग में आप देखोगे तो आपको धागे एकदम सीधे दिखाई देंगे, ये देखो। बट जैसे ही मैंने उसको रगड़ना शुरू कर दिया, धागों के बीच का गैप बढ़ने लग गया, और मेरे हाथ की तरफ ये धागा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि धागे में प्लस है, मेरे हाथ में माइनस है, तो प्लस माइनस में आकर्षण हो रहा है, और इन धागों के खुद के बीच में प्लस प्लस होने के कारण प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये हो रहा है अपने आप में दूर। तो इस प्रकार से घर्षण द्वारा आकर्षण आपको, घर्षण द्वारा आपको देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया है और समझ में भी आया है। कमेंट करके बताओ कि एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और फिर अपन इस बात को लिख करके आगे बढ़ जाएंगे।
देख लो आप अच्छे से, यहाँ पे ये मेरे हाथ की तरफ आकर्षित हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन धागों में खुद में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। रीजन आपको पता है कि इनमें जो मान लेते हैं यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आया, तो माइनस माइनस इसमें प्रतिकर्षण कर रहा है, ये प्लस जो है वो आकर्षण कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, ये अपन ने माना है इस चीज को। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी को? ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो यार। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको ये देखो अच्छे से देख लो, इस तरह से आपको करना है और फिर आपको बढ़िया से मस्त आकर्षण देखने को मिलेगा और इनके बीच में जो है खुद में प्रतिकर्षण आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये देखो खुद प्रतिकर्षित हो रहे हैं और मेरे हाथ की तरफ क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, क्योंकि मेरे हाथ के ऊपर अलग आवेश है और वहां अलग आवेश है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बढ़िया। चलिए, तो अब घर्षण और आवेशन के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को लिख लेते हैं। नोट करिए फटाफट, जल्दी से नोट करिए। मैं बोलूं या लिखूं? चलो लिख देता हूं। घर्षण और आवेशन की प्रक्रिया में, फटाफट नोट करो, इस प्रक्रिया में जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। अब चाहो तो इसको आप कॉपी में लिखो, चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, पर लिखना आपको जरूर है। और ये एक्सपेरिमेंट करना सब लोग घर पे और कमेंट करके बताना मुझसे आपसे हुआ कि नहीं हुआ। एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग थोड़ा सा धूप के अंदर जाकर के करना है एक्सपेरिमेंट। अंदर के नमी होती है तो नमी में ढंग से हो नहीं पाता है, तो थोड़ा सूखी जगह पे धूप वगैरह हो वहां करना है, अच्छे से होगा। तो इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। रगड़ने का मतलब समझ गए, घिसते हैं अपन ऐसे, जैसे आपने देखा था। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है ना? जो वस्तु, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर प्लस आता है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर माइनस आता है। इस बात को लिखते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूं यार, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश आता है, उस पर धनावेश, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आता है। ये बात समझ में आ गई? अब मैं यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात लिखने जा रहा हूँ जिसको आपको ध्यान रखना। आपके कमेंट दिखते रहते हैं यहाँ पे मुझे और उससे मुझे आइडिया लगता रहता है कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो चीजों को। देखो, इसमें एक और बात खास है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए आपने एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ में रगड़ा और एक वस्तु से 4 इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु के अंदर चले गए, तो जिस वस्तु में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं उसके ऊपर तो माइनस का 4 आवेश आ गया और जिस वस्तु से 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर प्लस का 4 आवेश आ गया। ये बात समझ में आती है? नोट करने वाली बात यह है, नोटिस करने वाली बात यह है कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, क्योंकि बात तय है कि एक वस्तु से अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो दूसरी वस्तु में जाएंगे, तो पहली पे प्लस का 5 आवेश आएगा, दूसरी के ऊपर माइनस का 5 आवेश आएगा। तो जो धनावेश आ रहा है घर्षण द्वारा आवेशन में या जो ऋणावेश आ रहा है उन दोनों का वैल्यू बराबर है। जो धनावेश आ रहा है घर्षण द्वारा आवेशन में या ऋणावेश आ रहा है उनकी वैल्यू बराबर है। अगर ये 4 है तो वो भी 4 है, साइन का फर्क है, एक प्लस एक माइनस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रक्रिया में ऋणावेश और धनावेश का परिमाण, वैल्यू, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो लिखें इस बात को कि इस प्रक्रिया में लिखें इस प्रक्रिया में धनावेश
तथा ऋणावेश कोई बात दोबारा पढ़ ली होने तो उससे याद होगा। का परिमाण बराबर होता है। परिमाण बराबर होता है ना बेटा, ध्यान रखना इस बात को। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है सिंपल भाषा में वैल्यू, और साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, सिंपल भाषा में। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? तो ये आपका था घर्षण द्वारा आवेशन। कमेंट करके बताइए कि आपको यहां तक की कहानी क्लियर हुई या नहीं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता दूंगा मैं आपको। मजा आ गया? ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, पक्का बढ़े आगे। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, इसको नोट कर लो। बढ़िया। दूसरा जो आपने संपर्क द्वारा आवेशन में दूसरा जो था चालन द्वारा आवेशन, इसको सीखने जा रहे हैं। देखो, इसको पढ़ाने से पहले ना मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इसके अंदर कुछ वर्ड, कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जो चैप्टर नंबर 2 से कनेक्टेड है। मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर मैं आपको उन टर्म्स को अच्छे से क्लियर कर दूं। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो चैप्टर नंबर 2 में आप उसको बहुत बढ़िया से फील कर पाओगे। तो अभी आपको जो भी बातें मैं बोल रहा हूं उनको अच्छे से सुनना है, समझना है, नोट कर लेना है, और मन में कोई भी दुविधा होगी तो ध्यान रखें कि चैप्टर नंबर 2 में उसका समाधान हो जाएगा। शुरू करते हैं। मैं एक केस आपके सामने रखता हूं कि भाई एक पानी की टंकी है जो ऊपर रखी हुई है और एक टैंक है जो नीचे है। आपके सबके घरों में इस तरह का अरेंजमेंट होगा कि ये पानी की टंकी होगी जो ऊपर रखी होगी, एक टैंक होगा जो नीचे होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं इस पानी की टंकी को इस टैंक से एक पाइप के द्वारा जोड़ दूं और उस टंकी के अंदर पानी भर दूं, इस टंकी के अंदर मैं पानी भर दूं, तो अगर नल को ऑन कर दिया जाए तो मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं कि पानी कहां से कहां फ्लो करेगा। तो आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग प्रैक्टिकली ये बात जानते हो, देखते हो हमेशा कि पानी इस टंकी में से अपने आप, पानी इस टंकी में से अपने आप इस टैंक के अंदर फ्लो करेगा। ये बात समझ में आती है? क्यों हो रहा है ऐसा? समझेंगे इसको कि इस पानी जो है, पानी इसमें से यहां से यहां तक अपने आप जाएगा। अगर आपको टैंक के अंदर से टंकी में चढ़ाना है, इस टैंक में से ऊपर चढ़ाना है, तो वो अपने आप नहीं जाएगा। उसके लिए या तो पानी का प्रेशर आए या फिर हम लोग उसके लिए मोटर का प्रयोग करते हैं हमारे घरों में, ताकि हम टैंक से पानी को ऊपर चढ़ा सकें। क्लियर? अब इसका फर्क क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो इन दोनों में एक चीज का डिफरेंस है, वो डिफरेंस है लेवल का। इंग्लिश में लेवल बोलेंगे, हिंदी में स्तर बोलेंगे। जमीन से ये जो स्तर है ये अलग है, स्तर नंबर 1 बोल सकता हूं मैं इसको। ये टैंक का जमीन के साथ जो स्तर है वो अलग है, लेवल उसका अलग है। और टंकी आपने ऊपर रख रखी है तो टंकी का जो स्तर है वो अलग है। इसको लेवल 1 बोल सकते हैं, L1, और इसको बोल सकते हैं L2। तो इस टंकी से इस टैंक के अंदर पानी इसलिए जा रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में लेवल का डिफरेंस है। और आपको ये बात पता होगी कि इसलिए हमारे शहर के अंदर जो पानी की टंकी होती है ना, जो सप्लाई देती है पूरे शहर को, वो बहुत ऊंचाई पे रखी जाती है ताकि वहां से आपको घरों तक जो है सप्लाई दी जा सके। मोटी मोटी बात आप लोग समझ गए होंगे कि पानी का जो फ्लो है, पानी का जो फ्लो है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में किस चीज का अंतर है? इन दोनों के बीच में स्तर का अंतर है, लेवल का डिफरेंस है। ये बात समझ में आती? ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास एक ऐसी वस्तु है जिस वस्तु के ऊपर आवेश है, ये आवेशित वस्तु है, और आपके पास एक ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर आवेश नहीं है। जिसके ऊपर आवेश नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनावेशित वस्तु। अनावेशित वस्तु बोले तो इसका एक दूसरा नाम भी है उदासीन वस्तु, न्यूट्रल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये वस्तु है जो आवेशित है, ये एक वस्तु है जो अनावेशित है। आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया चालक तार के द्वारा। चालक तार समझते हो, जिसके अंदर से आवेश गति कर सकता है, जैसे लोहे का तार हो गया, तांबे का हो गया, कॉपर है ना, वो चीज। जैसे ही आप एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ते हो, क्या होगा? इस आवेशित वस्तु के अंदर से आवेश फ्लो करना शुरू कर देगा
आवेश गति करना शुरू कर देगा अनावेशित वस्तु के अंदर। जैसे यहाँ पे हो रहा है कि जब आपने इस टंकी को इस टैंक से पाइप के द्वारा जोड़ दिया तो पानी फ्लो करने लग गया ऑटोमेटिकली इस टंकी से इस टैंक के अंदर। अब यहां पर जो बात समझने वाली है प्यारे बच्चों वो ये है कि पानी एक टंकी से दूसरी टंकी में क्यों जाता है, क्योंकि इनके बीच में स्तर का अंतर है। अब इसी चीज को यहां समझने की कोशिश करना, जैसे एक टंकी आपने कहीं पे रखी, उसका एक स्तर था, दूसरी टंकी का एक स्तर था, बिल्कुल वैसे ही यहां वस्तु के पास स्तर की जगह आप शब्द काम में लेते हो विभव। तो इस वस्तु के पास अपना एक विभव है, इस वस्तु के पास अपना एक विभव है। अब मैंने कहा कुछ बातें जो है चैप्टर नंबर 2 में समझ में आएंगी। चैप्टर नंबर 2 का नाम ही है विभव और विभवांतर। अभी मैं आपको हल्का फुल्का सा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे इस टंकी का एक स्तर है, स्तर लेवल, बिल्कुल वैसे ही इसका क्या है, विभव है। इस टंकी में से इस टैंक के अंदर पानी जा रहा है, क्यों? क्योंकि किसका अंतर है, स्तर का अंतर है। बिल्कुल वैसे ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाएगा अगर किस चीज का अंतर हो, विभव का अंतर हो, अर्थात इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या हो, विभवांतर। अंतर नहीं होगा तो अब मैं आपको ये मोटी मोटी बात समझाने में शायद कामयाब हो गया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि टंकी के अंदर एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी जाता है स्तर के अंतर के कारण, और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाता है विभव के अंतर के कारण। अगर स्तर का अंतर शून्य हो जाए तो पानी जाना बंद कर देगा। ऐसे ही अगर विभव का अंतर शून्य हो जाए तो आवेश जाना बंद कर देगा। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे